हेलो एवरीवन, वेलकम करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है और आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार भी था। ठीक है, ये नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों एग्जाम के लिए, मतलब दोनों तरीके के टीचर्स भर्ती के लिए है। और लाइब्रेरी साइंस की भी लगभग 124 पद है, आपको ये भी पता है। ठीक है, तो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं यहाँ पर कि इसका जो एग्जाम सिलेबस है, ठीक है, हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। टीयर फर्स्ट में हमको अलग एग्जाम तैयारी करना है और टीयर 2 में अलग एग्जाम की तैयारी करना है। टीयर 2 में जो हमारे लाइब्रेरी साइंस के वीडियोस चालू हैं वो टीयर 2 में आपके काम आने वाले हैं। यूजीसी नेट में भी काम आने वाले हैं, ईएमआरएस में भी काम आने वाले हैं, बिहार लाइब्रेरियन के में भी काम आने वाले हैं और अन लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, जैसे राजस्थान या अन लाइब्रेरियन के एग्जाम में। ये टीयर 2 मतलब उसकी बात कर रहा है। और ईएमआरएस में टीयर 1 में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, आईटीसी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आईटीसी के 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 आएंगे। और देखिए नीचे डोमेन नॉलेज जो लिखा है ना, तो ये भी एक प्रकार से जो है एक्सपीरियंटल एक्टिविटी बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन है, यानी लगभग ये भी टीचिंग एबिलिटी टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट है। और ये जो एनईपी 2020 है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, ये भी तो ये जो है शिक्षा का। और उसके बाद में लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ये 100 में से, इन 100 में से ये जो महत्वपूर्ण है ये पूरे के पूरे ये 60 नंबर। तो ये जो 60 नंबर है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट है। किसके पार्ट है? टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम पूरा सिलेबस समझने वाले हैं, इसलिए हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा टीयर फर्स्ट के सभी वीडियोस आपको मिले तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, है ना। चलो हम आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, एक और चीज, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो आपका टॉपिक है ना, वहां 30 दूनी लगभग 60 नंबर में है। और आपको मैं बता दूं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का पहला यूनिट भी क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका मतलब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार करते हैं तो उधर 60 नंबर में वो जो रिकवर होगा और इधर 5 नंबर में, क्योंकि मैंने जो नीचे का बताया था वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष याद रखना है। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें। देखो, ईएमआरएस की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से सिलेबस निकाले जो दोनों कॉमन होगा। यहाँ पर क्या हमें बताना है कि शिक्षण का स्वरूप, विशेषताएं, उद्देश्य और मूलभूत आवश्यकता, यानी शिक्षण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, शिक्षण क्या है, अच्छा शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसको निर्धारित कैसे करने की प्रक्रिया क्या है, उसमें संसाधन कौन से हैं, वातावरण कैसे है, शिक्षक की योग्यताएं क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा शिक्षक बेहतर होता है, ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिल रही है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं अधिगमकर्ता यानी लर्नर की विशेषताएं। अधिगम करना मतलब खासकर स्टूडेंट ही अधिगम करता होते हैं, है ना। तो वैसे अधिगम तो सबको लेते हैं लेकिन स्टूडेंट मुख्य भूमिका में रहते हैं। तो अधिगम करता है लर्नर, यानी विद्यार्थी कैसे सीखता है, कौन कौन सी शैलियां हैं, आवश्यक कौन सी है, विद्यार्थी के अंदर बौद्धिक सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है, इसके बारे में। फिर देखते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो शिक्षण की मेथड होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कैसे सामग्रियां प्रभावित करती हैं, कैसे वातावरण प्रभावित करते हैं, कैसे उससे प्रेरणा मिलती है, कैसे कक्षा का आकार प्रभावित करता है। तो ये सब इसमें हम देखने वाले हैं। उसके बाद शिक्षण की विधियां देखते हैं। तो जो लेक्चर विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, डिस्कशन विधि होती है, जन चर्चा द्वारा होती है, ग्रुप वर्क किया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। ये सब विधि कैसे कैसे, इनके खोजकर्ता कौन है, किसने खोजा, क्या, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण सहायक साधन और मूल्यांकन प्रणाली, मतलब शिक्षक के लिए सहायक साधन कौन कौन से हैं, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, ऑडियो वीडियो फॉर्म, डिजिटल फॉर्म कैसे, उनका यूज कैसे करें, मूल्यांकन एग्जाम पद्धति कौन सी होती है, फॉर्मेटिव कैसी होती है, समेटिव कैसी होती है, कंटिन्यूअस असेसमेंट कैसे होते हैं, उसका फीडबैक कैसे लिया जाता है, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं भावात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की केस स्टडी प्रश्न देखेंगे। शिक्षण को वास्तविक परिस्थितियों उदाहरण केस स्टडी लागू करने वाले देखेंगे। और उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्पेशली इतना सा पार्ट आपका 10 नंबर का है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें संबंधित शिक्षण सुधारों की समझ, शिक्षा नीति के साथ शिक्षण विधियों के सामंजस्य। तो ये मैंने आपको जो इसका सिलेबस डिटेल में
जो EMR से एग्जाम है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो डिटेल में है वो मैंने उसको आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये डिटेल में सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इतना आप कर लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से तो आपके 60 नंबर जो है आपके बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब भैया सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? सीखने की तो शिक्षण क्या है? सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। शिक्षण क्या है? सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ठीक है। चलो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, जो शिक्षण है, शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ठीक है ना। और अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण के दो अर्थ निकल के आते हैं। शिक्षण के कितने अर्थ निकल के आते हैं? दो। एक अर्थ होता है व्यापक और एक अर्थ होता है, ये व्यापक हो गया, तो एक होता है इसका लघु। शिक्षण का एक व्यापक अर्थ होता है और एक लघु अर्थ होता है, ठीक है ना। व्यापक या वृहद अर्थ होता है, ठीक है। तो देखो वृहद अर्थ जो है, वृहद अर्थ के अंतर्गत आती अनौपचारिक शिक्षा का रूप। अनौपचारिक शिक्षा ये बहुत बड़ा होता है इसका रूप, अनौपचारिक शिक्षा। अच्छा भी, अनौपचारिक शिक्षा मतलब होता है समाज में, परिवार में, इस कॉलेज समाज परिवार में, तो अन्य प्रकार के किसी भी मतलब ग्रुप में। तो कहने का मतलब वातावरण में, समाज में, परिवार में हम जो जीवन भर लर्निंग लेते हैं तो वो शिक्षण का व्यापक रूप होता है अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। तो हम पूरे जीवन भर जो चीज सीखते हैं वो किसमें आता है? अनौपचारिक शिक्षा। और लघु रूप, तो लघु रूप एकेडमिक स्वरूप इसका होता है। तो आपको पता है लघु स्वरूप, एकेडमिक स्वरूप, तो ये एकेडमिक स्वरूप जो होता है तो आपको स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, विश्वविद्यालय में ये जो शिक्षा मिल रही है तो ये कैसा होता है? लघु स्वरूप। इसको बोलते हैं औपचारिक। कैसी शिक्षा है ये? औपचारिक, औपचारिक शिक्षा है, ठीक है ना। तो शिक्षा का लघु रूप होता है जो हम स्कूल कॉलेज में औपचारिक रूप से शिक्षा लेते हैं, लघु रूप है। और पूरे जीवन भर व्यापक रूप से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे परिवार में सीखे, चाहे समाज में सीखे, चाहे हमारे आसपास के माहौल में सीखे, किसी वातावरण में सीखे, तो वो जीवन भर जो हम सीखते हैं वो क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा। और एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं शिक्षण अवधारणा है, ठीक है ना। हम देखते हैं शिक्षण अवधारणा। तो शिक्षण प्रकृति में गतिशील है, इसलिए इसे प्रक्रिया कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए भैया शिक्षण कैसा है? गतिशील है। मैंने अभी आपको बताया शिक्षण कार्य यानी सीखने का कार्य, यानी लर्न करने का कार्य कैसा कार्य? जीवन पर्यंत चलने का कार्य है। मतलब जीवन भर हम सीखते रहते हैं। सीखना यानी कहा जाता है ना, सीखना बन तो जीतना बन। जब तक हमारी सांसें चल रही है, जब तक हम इस दुनिया में है, हम अंतिम समय तक सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखने का काम कैसे चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए कैसी प्रक्रिया है ये? गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। चलो कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने की परिभाषाएं दी गई है। अब हम इन परिभाषाओं को याद भी करेंगे, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। कैसे याद रखना मैं तरीका बताऊंगा। देखो रायबर्न महोदय, एक रायबर्न महोदय है। रायबर्न महोदय क्या कहते हैं देखते हैं। रायबर्न का विचार, तो रायबर्न महोदय जो कहते हैं शिक्षण एक ऐसा संबंध है, शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चों को उसकी समस्त शक्तियों को विकास करने के लिए प्रेरित करता है। रायबर्न महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चों को उसकी समस्त शक्तियों को विकास करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। किसने कहा भैया? रायबर्न ने। किसकी? शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चों की समस्त शक्तियों का विकास करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको ऐसा याद रखना है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी कि लोग राय बनाने के लिए अपनी समस्त शक्ति लगा देते हैं। राय आपने सुना होगा ना, राय मतलब सलाह, फ्री में ज्ञान बांटने इसको कहते हैं। फ्री में लोग ज्ञान बांटते हैं, अपना कहां कहां का दिमाग लाते हैं पता नहीं, लेकिन फ्री में ज्ञान बांटते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं, ठीक है ना। उसको कहते हैं राय बांटना, राय देना, है ना। तो याद कैसे रखना है कि लोग राय राय बनाने के लिए समस्त शक्तियां लगा देते हैं। तो रायबर्न से समस्त शक्तियों वाली परिभाषा, ठीक है। देखो ऐसे याद रखने में क्या होता है कि हमको जब एग्जाम में परिभाषा आती है और 4 नाम दिए रहते हैं तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होता, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन। अभी तो याद कर लेंगे, एग्जाम कंफ्यूजन और आपको नंबर मैक्सिमम गेन करना है, तो ये थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं दूसरा स्मिथ का विचार। स्मिथ महोदय क्या कहते हैं देखते हैं। स्मिथ का विचार, तो स्मिथ महोदय
B.O. स्मिथ के शब्दों में देखते हैं, शिक्षण सीखने के उद्देश्य से कार्यों की एक प्रणाली है। शिक्षण सीखने के उद्देश्य कार्यों की एक प्रणाली है, ठीक है ना। तो कार्यों की प्रणाली कौन है भैया? शिक्षण सीखने के उद्देश्य कार्यों की एक प्रणाली है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या रखना है, किसकी परिभाषा हो गई है? स्मिथ की परिभाषा हो गई, ठीक है ना। तो स्मिथ के जो विचार हैं वो क्या है? एक प्रणाली है ना। सीखने की प्रणाली ही स्मिथ के विचार, ऐसा याद रख लेना। सीखने की प्रणाली ही क्या है? स्मिथ के विचार है, सीखने की प्रणाली। तो आपसे कोई पूछेगा भैया सीखने की प्रणाली क्या है, तो ये स्मिथ का विचार है। स्मिथ ने विचार दिया था कि सीखने की प्रणाली क्या होती है, ठीक है। चलो अब एच.सी. मॉरिसन देखते हैं। शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। परिभाषा थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। शिक्षक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच, है ना, क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षक जो है अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो आप कैसे रखना है, ठीक है। देखो, मारी से मारना और सन से पुत्र बेटा, तो सन को मार मार कर अधिक परिपक्व बनाया जाता है। सन यानी बेटा, तो सन को मार मार कर अधिक परिपक्व बनाया जाता है। क्या रखना है आपको? सन को मार मार कर अधिक परिपक्व बनाया जाता है, ठीक है ना। सन को मार मार कर अधिक परिपक्व बनाया जाता है, ठीक है। चलो अगली परिभाषा हम देखते हैं जैक्सन शब्दों में। करते हैं जैक्सन शब्दों में देखते हैं। तो जैक्सन महोदय क्या कहते हैं? जैक्सन महोदय कहते हैं शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने का मुठभेड़ है, जिसमें एक शिक्षक अन्य प्रतिभागियों छात्रों को कुछ बदलाव करना चाहता है। तो जैक्सन महोदय बता रहे हैं कि शिक्षण क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति के आमने सामने का मुठभेड़ है। तो आपको याद रखना है कि जैक्सन, तो जंक्शन याद रख लेना, रेलवे स्टेशन के जंक्शन होते हैं आपको पता है। तो आप याद रख लेना कि मुठभेड़ कहाँ होती है? आमने सामने की मुठभेड़ कहाँ होती है? जंक्शन में होती है। आप कभी भी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपको ऐसे याद रख लेना कि आमने सामने की मुठभेड़ कहाँ होती है? जंक्शन में होती है। आमने सामने की मुठभेड़ कहाँ होगी? जंक्शन में होगी। सन को मार मार के कैसा बनाएंगे? परिपक्व बनाएंगे, ठीक है ना। लोग राय बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देते हैं, और स्मिथ के विचार जो है वो कैसा है? कार्यों की प्रणाली है, ऐसा याद रखना है। उसके बाद एन.एल. गेज के अनुसार देखते हैं, इनका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या कहता है? शिक्षण पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। किसको बदलना है? व्यवहार क्षमता को। ये महोदय क्या कहते हैं कि भैया शिक्षण जो है किसी भी व्यक्ति की क्या बदल देता है? व्यवहार क्षमता को बदल देता है ना। अब देखो भैया गेज महोदय व्यवहार क्षमता को बदल रहे हैं। गेज महोदय किसको बदल रहे हैं? व्यवहार क्षमता को बदल रहे हैं। तो आपको याद रखना है गेज, आपने सुना होगा जब कोई भी कहना चाहिए किसी भी मैकेनिकल कार या गाड़ी वाला कार जो होता है, मैकेनिकल वाला कार जो होता है, उसमें गेज शब्द का आपने सुना होगा, गेज बदल दो, मोटर में गेज बदल दो, ठीक है ना। यानी जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर बढ़ाना रहता है, क्षमता बढ़ाना रहता है, तो हम उसको बोलते हैं गेज बदल दो। तो गेज बदलने से क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा याद रख लेना। गेज बदलने से क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा याद रख लेना। तो गेज बदलने से क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा याद रखना। गेज बदलने से क्षमता, ठीक है। यदि आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। बेल आइकन को दबाना ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो तो और ये भी बताइए कि कैसा लग रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। यकीन मानिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जो 60 नंबर है ना, हम उसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है और आंसर गलत करके आते हैं, माइनर मिस्टेक। लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। शॉर्ट में हम समझते हैं एक बार फिर से कि भैया ट्रिक समझते हैं ना, कि राय बनाने के लिए लोग पूरी क्या लगा देते हैं? समझ शक्ति लगा देते हैं। तो समझ शक्ति की परिभाषा राय बनाने वाली है, ठीक है। सीखने का उद्देश्य की एक प्रणाली है, तो जो स्मिथ के कार्य में प्रणाली है, स्मिथ की परिभाषा प्रणाली वाली याद रखना। मॉरिसन, तो सन को मार मार के हम परिपक्व बनाते हैं, परिपक्व वाली प्रणाली किसकी? मॉरिसन की है, ठीक है। उसका जैक्सन, आमने सामने की मुठभेड़ होती है जैक्सन में, तो ऐसा याद रखना जैक्सन वाली ये है ना। गेज बढ़ा तो क्षमता बढ़ जाएगी, तो क्षमता वाली परिभाषा किसकी? गेज वाली, ठीक है। चलो अब देखिएगा शिक्षण के हम उद्देश्य देखते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य में
शिक्षण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण, बिल्कुल सही है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। किसी भी उद्देश्य के लिए तो हम शिक्षा ले रहे हैं ना, हमारा कोई ना कोई टारगेट होता है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, यदि इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं तो या तो नेट की तैयारी कर रहे हैं, या तो ईएमआर की तैयारी कर रहे हैं, या लाइब्रेरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्देश्य हुआ ना। तो शिक्षण का उद्देश्य है, हर ऐसे हर किसी का उद्देश्य होता है। शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक शिक्षार्थियों के एक वांछनीय परिवर्तन लाता है, यानी उनमें बदलाव होता है। जैसे अभी इस सब्जेक्ट को आप सीखेंगे और सीखने के बाद में इसमें आपको चीज समझ में आने लगेगी। ऐसे ही अन्य शिक्षक अन्य विषय को पढ़ाते हैं, जब स्टूडेंट सीखता है तो उसमें नॉलेज बढ़ जाता है, तो वांछनीय परिवर्तन आते हैं। शिक्षण शिक्षण और सीखने की दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही। शिक्षण कार्य सिखाने के लिए ही, सीखने के लिए। तो देखो शिक्षण कार्य क्या होता है, सीखने के लिए, और सीखना भी क्या होता है, जब कोई लर्न ज्ञान लेना है, तो दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। शिक्षक का उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षण जो कार्य है, शिक्षण मतलब होता है जो हम पढ़ा रहे हैं, वही वाली बात, वो शिक्षण कार्य है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट का विकास करे, सर्वांगीण विकास करे। शिक्षण का अंतिम लक्ष्य सीखना है, बिल्कुल सही। शिक्षण कार्य क्यों है, टीचिंग क्यों है भैया, सीखना है। कोई भी टीचर का एक उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना है, ठीक है। शिक्षण के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति यानी शिक्षक और एक अनुभवी छात्र की भी बातचीत होती है। मतलब देखो, अगर आप छात्र हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपके पास नॉलेज कम है इसलिए तो छात्र हैं, और शिक्षक है नॉलेज अधिक है। तो नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है शिक्षक, और नॉलेज जिसके पास नहीं, अनुभवी कौन है, छात्र। इनके बीच में बातचीत जो होता है वो इससे होता है। उसके बाद यहाँ एक मुख्य उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना है, तो छात्र के व्यवहार में बदलाव लाएंगे, ये मुख्य उद्देश्य शिक्षण का, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिक्षण में साधनों में, शिक्षण उन साधनों में से एक है, इसमें विशेष कार्य समझ और कौशल प्रदान करता है। कौशल मतलब होता है स्किल, और समझ मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स दोनों को बेहतर करता है शिक्षण, ठीक है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम को प्रभावी बनाना है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, और प्रभावी मतलब इफेक्टिव। तो शिक्षण है ना, टीचिंग। जैसे अभी मान लो, अभी हमने मेथड सीखा, तो हम बोले कि सन है, एक रायबर्न वाली परिभाषा दिखा, और गेज वाली परिभाषा, तो गेज बढ़ाओ क्षमता बढ़ जाती है। हमने एक ट्रिक लगाया, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको कि हमने ये अधिगम को सीखने के लिए, है ना, एक कहना चाहिए एक न्यूमोनिक्स मेथड या ट्रिक मेथड अपनाया, ठीक है। तो वो एक विशेष मेथड जिससे प्रभावी शिक्षण हो सके, और या इस परिभाषा को सीखने का प्रभावी तरीका हो सकता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को सिखाता है, निर्देश देता है, बिल्कुल सही। व्यक्ति एक दूसरे को सिखाता है। शिक्षण को कक्षा की स्थिति और शिक्षार्थी को निर्देशन कार्य माना जाता है, बिल्कुल सही। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें औपचारिक अनौपचारिक रूप से कार्य किया जाता है, बिल्कुल सही। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, आपको बताया था स्कूल कॉलेज विद्यालय में मिलने वाला फॉर्मल एजुकेशन है। खेल खेल में कोई सीख रहा है तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है ना। अनौपचारिक शिक्षण परिवार के भीतर होता है, जबकि औपचारिक शिक्षण परिवार के बाहर, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था परिवार समाज, है ना, अनौपचारिक परिवार के भीतर होगा, और औपचारिक शिक्षण परिवार से बाहर होगा, ठीक है। औपचारिक शिक्षण अनुभवी फैकल्टी शिक्षकों संपादकों द्वारा दिया जाता है। तो शिक्षक दे रहे हैं तो अनुभवी होंगे, और वो आपको कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन। और आपने खेल खेल में, अपने परिवार में, अपने घर में समाज सीखा, वो नॉन फॉर्मल है, अनौपचारिक शिक्षा। चलो अब शिक्षण की प्रकृति देखते हैं और विशेषता। शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण समाज के लिए, समाज के द्वारा किया जाता है, और हमेशा बदलते सामाजिक विचारों के साथ शिक्षण को सटीक और स्थायी प्रकृति का वर्णन करना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही, शिक्षण विधि एक सटीक और स्थायी प्रकृति का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि समय के हिसाब से हम शिक्षण की विधियों में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले हम एक पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे पुराने जमानों में, उसके बाद हमारे कच्चे पाठशाला हुआ करते थे, गुरुकुल आश्रम हुए, फिर पाठशाला हुए, फिर स्कूल बने, फिर स्कूल बनने के बाद में आजकल देखो मॉडर्न स्कूल बन गए हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन होते जा रहा है। शिक्षण सूचना दे रहा है, ज्ञान का संचार शिक्षण का अनिवार्य है, ठीक है। शिक्षण सूचना दे रहा है, ज्ञान संचार शिक्षण का अनिवार्य है, बिल्कुल सही। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया जिसमें शिक्षक, छात्र और शिक्षक स्रोतों की संवादात्मक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, संवाद होगा, छात्र बोलेगा, शिक्षक बताएगा, छात्र की जिज्ञासा होगी, शिक्षक उसको शांत करेगा, छात्र प्रश्न पूछेगा, शिक्षक उसको हर संभव उत्तर बताएगा, ठीक है। तो ये संवादात्मक प्रक्रिया हुई ना। शिक्षण विकास और सीखने की एक प्रक्रिया है,
विकास, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ तो होगी, नॉलेज बढ़ेगा, ग्रोथ होगी और वो सीखेगा। प्रक्रिया शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। अगर आपको चीजें बनने लगेगी तो आपका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा, नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अगला, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। कला, नए नए स्किल सीख रहे हैं, नए नए तरीके से सीख रहे हैं, नए नए पैटर्न से सीख रहे हैं, ठीक है। विज्ञान एक सिस्टमेटिक ढंग से सीख रहे हैं, तो विज्ञान मतलब होता है सिस्टमेटिक अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। शिक्षण आमने सामने है, आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, शिक्षक आप क्लास में पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हैं, शिक्षण आमने सामने हो रहा है ना। शिक्षण अवलोकनीय, मापने योग्य और परिवर्तनीय है। अवलोकनीय अवलोकन किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, नंबर मिलते हैं हमको, हम पेपर देते हैं तो मापन किया जाता है इसका, और परिवर्तन भी होता है। पता चला हमारे पहले पेपर दिए, हमने सेट दिए, लगा 100 में से हमारे 50 नंबर आए, दूसरा लगा 60 है, बार बार लगा रहे तो 80-90 तक पहुंच गए, ठीक है। तो मतलब परिवर्तन भी हो रहा है। शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है, बिल्कुल सही। शिक्षण मतलब पढ़ाने वाला कार्य, हो सकता है कि आप खुद से सीखने का प्रयास करें, बहुत अधिक समय लग जाए, कोई आपको सिखा दे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, है ना। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतनशील स्तर की बढ़ता है। स्मृति स्तर मतलब मेमोरी, तो मेमोरी से चिंतनशील, हमारे सोच समझने की क्षमता बढ़ती है, उसको बोलते हैं चिंतनशील स्तर, है ना। तो हमारी जो सोच समझने की क्षमता का क्या होता है, निर्माण होता है। चलो अगला देखते हैं, शिक्षण की अवधारणा के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षण की अवधारणा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन सी अवधारणा है, तो इसके अवधारणा भी विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना, व्यवहार और आचरण को आकार देना, ज्ञान का अधिग्रहण करना, छात्रों के सीखने में कौशल में सुधार लाना, विश्वास का गठन करना, समाज में सामाजिक कुशलता बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके उद्देश्य हैं, किसके, शिक्षण के। अब शिक्षण की अवधारणा के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि शिक्षक एक त्रिविध्रुवीय प्रक्रिया है। यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षक एक त्रिविध्रुवीय प्रक्रिया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिविध्रुवीय कैसे है। ये शिक्षक है, शिक्षक के 3 ध्रुव होते हैं, एक हुआ शिक्षक, ये शिक्षण के 3 ध्रुव है ना, यह शिक्षक है। एक हुआ पाठ्यक्रम और एक हुआ शिक्षार्थी। शिक्षार्थी मतलब होता है छात्र। ये परीक्षा में पूछता है कि शिक्षक के 3 ध्रुव कौन सा नहीं है, ऐसा। तो शिक्षक होगा, स्टूडेंट होगा और हमारा पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, 3 ध्रुव होते हैं, ठीक है। और एक और चीज इसी में क्वेश्चन में और पूछता 3 ध्रुव, तो ये एक प्रकार के 3 ध्रुव है, दूसरी कैटेगरी के 3 ध्रुव, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी कैटेगरी के 3 ध्रुव दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें आपसे ये कौन सा नहीं पूछेगा, मतलब ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, ये या तो ये होंगे या तो ये होंगे, अलग से, है ना, इससे निश्चिंत रहे। एक होता है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होता है सीखने के अनुभव, और तीसरा होता है व्यवहार में परिवर्तन। ये त्रिध्रुवी है, तो ये, और परीक्षा में ये सब ज्यादा पूछता है कि 3 ध्रुव में शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, ये सब पूछता है, ठीक। चलो अब यहां से और क्वेश्चन देखो, यहां हम दो अलग अलग चीजों में डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर करेंगे। समान प्रक्रियाओं से शिक्षण का पृथक्करण करेंगे। शिक्षण के अर्थ को समझने के लिए शिक्षण और अन्य समाज के अवधारणा, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देशन, शिक्षा के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देशन, उपदेश जैसे शब्द एक तरह के शिक्षण को दर्शाते हैं, वे शिक्षण का एक हिस्सा है, लेकिन शिक्षण के पर्याय नहीं है। ये शिक्षण में योगदान देने वाले शिक्षण के विभिन्न तरीके हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि भैया कंडीशनिंग होती है या प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, निर्देशन एंड डायरेक्शन होता है, उपदेश, ये सब शिक्षण को दर्शाने वाले तथ्य हैं, एक हिस्से हैं उनके, एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें अंतर होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या अंतर होता है। अब देखो यहाँ कंडीशनिंग बनाम टीचिंग की बात की गई है, दोनों के अंतर है। तो ये टीचिंग यानी शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो शिक्षण का उद्देश्य क्षमता और बुद्धि का विकास करना है, मेमोरी डेवलपमेंट करना है, बुद्धि का विकास करना है, इसका व्यापक दायरा होता है। शिक्षण में पाठ्यक्रम है जो बहुत व्यापक है,
शिक्षण में मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विभिन्न स्तरों को के साथ एक व्यापक प्रक्रिया है। तो ये शिक्षण की बात कही गई कि भैया इसमें शिक्षण का उद्देश्य क्षमता बुद्धि का विकास करना है, इसका दायरा व्यापक है, इसका पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होता है, लेंथी सिलेबस जिसको हम कहते हैं। इसका मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मूल्यांकन होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण के विभिन्न स्त्रोत में व्यापक प्रक्रिया, ये सब। कंडीशनिंग देखते हैं। कंडीशनिंग क्या काम करता है, इसका उद्देश्य व्यवहार और सीखने की आदतों में संशोधन करना। कंडीशन, अपन बोलते हैं कंडीशन चेंज हो गई, जैसे बार बार किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार की प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी कंडीशनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है ना, उसकी आदत जो है बदलने लगती है ना। तो कंडीशनिंग, जैसे आपने देखा होगा कि हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, हमारे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हमें दुनिया का कोई काम नहीं दिखता, सबसे पहले फ्रेश होना, ब्रश करना, ऐसी चीज समझ में आती है। ठीक है, दिमाग कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है, कंडीशनिंग का दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण होता है, मतलब निश्चित पैटर्न में हम चलते हैं कंडीशनिंग में। व्यवहार की पुनरावृत्ति द्वारा कंडीशनिंग प्राप्त की जाती है। व्यवहार की पुनरावृत्ति मतलब प्रैक्टिस बार बार करके हम कंडीशनिंग हो जाती है। अगर कोई भी काम एक साथ, जैसे हम लोग मान लो बाइक चला रहे हैं, गियर चेंज करना है, गियर बदलना है, शुरू में बहुत दिमाग लगा के सीखते हैं, लेकिन जब बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि ऑटोमेटिक हम चलाते चलाते रोड में बात करते करते इधर देखते हैं या चलाते चलाते हम गियर चेंज कर लेते हैं, स्पीड कम ज्यादा कर लेते हैं स्थिति के हिसाब से, तो वो कंडीशनिंग हो चुकी है। ठीक है ना। उसके बाद में कंडीशनिंग में मूल्यांकन और व्यवहार या आदत अधिग्रहण के आधार पर किया जाता है। तो उसका मूल्यांकन आपको बिहेवियर समझ लिया जाएगा, जैसे आप बाइक कैसे चला रहे हैं इससे समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे चलाते आती है। कंडीशनिंग जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, शिक्षण की पूरी प्रोसेस है, उसमें कंडीशनिंग सबसे निचला स्तर माना जाता है, आपको याद रखना। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है और आपको वीडियो पूरे के पूरे चाहिए, पूरी क्लास चाहिए, पूरे टॉपिक चाहिए इसका, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और जो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा आपको, ताकि नोटिफिकेशन अभी प्राप्त होते रहे। और आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है वो भी बताइएगा, क्या इसमें आप कुछ संशोधन सुधार चाहते हैं तो भी बताइएगा। ठीक है ना, जितना संभव हो सके मैं आपकी हेल्प करने तैयार हूँ। अगला हम देखते हैं शिक्षण और निर्देश। शिक्षण और निर्देश में क्या अंतर होता है, देखिएगा। शिक्षण का दायरा व्यापक होता है, चौड़ा होता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। देखो मैंने अभी बताया था आपको, हम घर परिवार समाज से लेते हैं अनौपचारिक, स्कूल से लेंगे औपचारिक। व्यवहार में संशोधन के लिए शिक्षण निरंतरता है, तो व्यवहार बार बार शिक्षण लेते जाएंगे तो हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। शिक्षण का अर्थ है व्यक्ति की क्षमता का विकास करना, है ना, मतलब हम अपने लेवल को इम्प्रूव करने के लिए शिक्षण कर रहे हैं। शिक्षण में प्रयुक्त विधियों की सीमा बहुत विस्तृत है, यानी बहुत अधिक विस्तृत की सीमा है। स्कूल, पुस्तकालय, राजनीति समूह आदि में शिक्षण किया जाता है। तो ये शिक्षण कार्य हुआ। अब भैया निर्देशन, डायरेक्शन क्या होता है देखिएगा। निर्देश शिक्षार्थी को यह बताने की क्रिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको डायरेक्शन दिया जाता है, जैसे अभी एग्जाम में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आपका टीयर फर्स्ट EMR का एग्जाम है, तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, लगभग 60 नंबर का आ रहा है, 30 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके पीछे का NAP प्लस मिला के पूरा। ठीक है, कितने नंबर का आ रहा है, 60 नंबर का आ रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा ये पढ़ना है। तो क्या कम पढ़ना है, बाकी कम नंबर की चीज, और ज्यादा क्या पढ़ना है, जो ज्यादा नंबर की चीज है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हुआ, निर्देशन हुआ कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका लक्ष्य संकीर्ण और सीमित है, तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो संकीर्ण सीमित है। ये हमेशा औपचारिक होता है, ये हमेशा कैसा होता है, औपचारिकता की निर्देश दिया जाता है। निर्देश शिक्षण का एक हिस्सा होता है, मतलब ये हम पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षण हुआ। और मैंने आपसे कहा कि आपको EMR में सबसे ज्यादा टीचिंग एबिलिटी वाला पोर्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए, बिकॉज 60 नंबर का ही है जो सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला है। तो ये क्या हो गया है, निश्चित बात हो गई, सीमित हिस्सा हो गया। निर्देश का अर्थ है विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्रदान करना, है ना, मतलब विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब यही ना, तो मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही होता। सब्जेक्ट का मतलब कोई टॉपिक, कोई टाइटल के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसका कहना है। निर्देश आमतौर में कक्षा तक ही सीमित होते हैं, आमतौर में कक्षा तक ही सीमित रहते हैं। मतलब मैं आपको गाइडलाइन दिया, गाइडेंस दिया, है ना, ऐसा नहीं हर जगह आपको गाइडेंस दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, ये सीमित जगह होता है। चलो अब देखते हैं शिक्षण और उपदेश में अंतर।
तो शिक्षण को पहले समझ लेते हैं। शिक्षण व्यापक द्वारा जो अभी तक पढ़ते हैं वो सब चीजें शिक्षण में दिया गया है, आपको पता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं उपदेश। उपदेश कुछ मान्यताओं को बनाने की प्रक्रिया है। उपदेश सुना होगा आपने, प्रवचन होते हैं, उपदेश होते हैं साधु महात्मा के। कुछ मान्यताओं को बनाने की प्रक्रिया है। कुछ विचार शिक्षार्थी के मन में शुरू से ही भरते हैं, जैसे शुरू से खुद के मन में डाल दिया जाता है, शिक्षार्थी को दिमाग में लगातार रखे जाते हैं और इस तरह ऐसे विचारों के दृढ़ विश्वास बन जाते हैं, धारा को संकीर्ण है। मतलब बार बार आपने देखा होगा कि यार बार बार घर में उपदेश दे रहा है, बार बार एक ही चीज बता रहा है। बचपन से आपको एक ही चीज बताई गई, बचपन में जितनी चादर उठते पैर पसारो, जितनी चादर उठते पैर पसारो, जितनी चादर उठते पैर पसारो। दिमाग में कंडीशनिंग हो गई, दिमाग में एक सेट हो गया कि यार हमको औकात से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पता औकात इंसान की काम से होती है, काम के हिसाब से, मतलब औकात के हिसाब से काम नहीं किए जाते, काम करते हैं उससे औकात बनती है। लेकिन बहुत सारे लोग गलत जानकारी देते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है। तो वही बात करें उद्देश्य की, ठीक है ना। इसका उद्देश्य कुछ मान्यताओं दृष्टिकोणों को बदलना होता है। सिद्धांत इस विश्वास को प्रस्तुत करता है कि समस्या केवल बच्चों के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है ना। तो कुल मिलाकर उद्देश्य आप सभी लोग जानते हैं, अपने घर में बहुत उद्देश्य होते हैं, ठीक है। कुछ उद्देश्य सही भी होते हैं, कुछ उद्देश्य गलत भी होते हैं, लेकिन कोई चीज बार बार सुनते हैं ना तो आप सही को गलत को भी सही मानने लगते हैं। बस यही बात है, ठीक है। तो ये उद्देश्य वाली बात है। आपने निर्देशन भी समझाया, उपदेश भी समझा, आपने शिक्षण भी समझा, ठीक है ना, क्या होता है, और आपने कंडीशनिंग भी समझा, ठीक। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पूरे आपके वीडियो को सार, वेरी IMP, इस वीडियो को पूरा सार, ठीक है। अब वीडियो पूरा सार, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है, छात्रों को व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण क्या है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण से आप छात्र के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। कंडीशनिंग का मुख्य कार्य क्या है, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कंडीशनिंग बेहतर हो जाएगी, स्किल डेवलप हो जाएगी। तो सीखने के कौशल में सुधार करना। प्रशिक्षण, व्यवहार और आचरण को आकार देना। आपको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि आपका व्यवहार और आचरण बेहतर बन सके। निर्देश, ज्ञान का अर्जन करना, और उपदेश, विश्वास का निर्माण करना। उपदेश किया जाता है विश्वास का निर्माण करना। तो शिक्षण, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, उपदेश। फिर से एक बार देखिएगा, शिक्षण मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। आपको बहुत शिक्षित किया गया, बहुत नॉलेज दिया गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, बहुत नॉलेजेबल पर्सन आप बन गए। दूसरा कंडीशनिंग, जब चीजों को बार बार करते हैं तो आपकी स्किल्स ऐसे डेवलप हो जाती है, जैसे बाइक चलाना आपकी स्किल है, कार चलाना आपकी स्किल है, बाइसिकल चलाना एक आपकी स्किल है। दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि आप बहुत भीड़ भाड़ में भी बहुत आसानी से चला लेते हैं। और पहले खाली जगह में भी जब सीख रहे थे तो कई बार कर रहे थे और बहुत मजबूर में, क्योंकि कंडीशनिंग नहीं हुई थी ना। तीसरा प्रशिक्षण, तो आपके व्यवहार और आचरण को आकार देता है। आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपका बिहेवियर बेहतर बने, आपका आचरण जो है सही रूप ले ले, ठीक है। निर्देश, तो ज्ञान अर्जन, आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, कि सही दिशा में आपको ज्ञान दिया जाता है। उपदेश विश्वास का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी चीज, कई बार तो ऐसा भी इसका निगेटिव हो जाता है कि गलत चीज को बार बार बताया जाता है, लोग सही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका निगेटिव टर्म्स है, इसलिए इसको सबसे सीमित स्थान दिया गया है, उपदेश देना, ठीक है। तो ये आपने चीजें समझा। उम्मीद है टीचिंग एप्टीट्यूड का आज का पहला वीडियो है। सिलेबस को समझा है हमने आज, और थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड को समझा है। यदि आपको चीजें समझ में आ गई, पूरी सीरीज चाहिए, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगेन इस चैनल बने रहने के लिए मैं सिलेक्टिव आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना कूट के इनको इंफॉर्मेशन देना है, पूरे इतने सारे इनको ऑब्जेक्टिव करवाना है अपने को, पूरे इतने सारे, कि कहने का मतलब ऐसा है कि एक भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ये लोग पढ़ने तैयार तरीके से हो जाएंगे ना, और सही तरीके से वीडियो देखेंगे, तो हम लोग तरीके से प्रयास करेंगे, एक एक चीज इतना कूट के कि मतलब पूरे इनके नंबर जो है बिल्कुल उसमें बने रहे।